हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड साहब के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज हम उसको डिटेल में क्या करेंगे, लिखेंगे। दैट मीन्स उसके जितने भी पोर्शंस हैं उनको यहाँ पे राइट नोट डाउन करेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक मॉडल की, मैं तो वहाँ से सिलसिला स्टार्ट करूंगा। जो जो पिछले वीडियो में समझाया है वो सब आपको यहाँ पे पुनः मिलेगा। ठीक है, तो पिछला वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला था, ये वाला वीडियो लिखने वाला वीडियो है। ठीक है, तो लिखते जाएंगे, समझेंगे। मेनली एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल was proposed by जे थॉमसन। ऐसा लो, सबसे पहले तो किसने दिया था? जे थॉमसन साहब ने। ये फेल हुआ तभी रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट आया था। तो जे थॉमसन साहब ने 1898 में, है ना, 1898 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक मॉडल दिया था। इनके अनुसार क्या था? इनके अनुसार कि जो एटम है वो एक्चुअल में कैसा था? वाटरमेलन की तरह था, है ना। यानी इनके एटॉमिक मॉडल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। दूसरा, इसी को एक और नाम दे दिया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसे ही आप इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मेनली जो पर्पस था वो ये था कि देखो, इनका जो मॉडल था वो बहुत कुछ नहीं बता पाया। ठीक है ना, इनका जो मॉडल था बहुत कुछ नहीं बता पाया। वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो पूरे में, मतलब पूरे एटम के अंदर, या सीधा सीधा बोला जाए तो जो एटम होता है, सबसे पहला उन्होंने शेप बोला स्फेरिकल होता है। सबसे पहले तो ये जान लो, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और इस स्फेरिकल शेप में या इस स्फेरिकल एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पहली बात। यानी यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, समझ में आ रहा है? इस तरीके से, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है पूरा का पूरा। ठीक, और इनकी इस बात से ये पता लगा कि एक्चुअल में एटम जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी ये एटम कभी भी करंट नहीं मारता है, और ये बात इनकी सही है, ये बात इनकी ट्रू है, सत्य है। इनके मॉडल से जो पता चलता है ना, जो सबसे बड़ी बात पता चलती है वो यही है, और जो सबसे सत्य बात रह जाती है वो यही ही है। इसके अलावा कुछ और सही बात है भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन्होंने क्या बताया कि एक्चुअल में जो एक एटम होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये इनकी मॉडल से पता चलता है। ठीक है, बाकी इनका मॉडल ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाता है। ठीक है, अगर हम इनके बात करें इनके ड्रॉबैक की, तो ड्रॉबैक क्या था? मिले ड्रॉबैक की यदि हम बात करेंगे तो ड्रॉबैक बहुत सारे थे। जैसे सबसे पहला ड्रॉबैक, अगर मान लेते हैं कि सभी जगहों पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मास हर जगह फैला हुआ है ना, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे जाके प्रूव होता है कि मास तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? एकदम बीचों बीच होता है, एटम के एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था, मास इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ओवर ऑफ एटम, प्रेजेंट इन ऑल ओवर इन एटम, है ना।
पूरे एटम के अंदर मास प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, दैट मीन्स ये क्या नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी, कि कौन सा एटम कितना स्टेबल है, कौन ज़्यादा है कौन कम स्टेबल। स्टेबल मतलब अस्थाई, ठीक है। तो कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाई है, ये कमी रह गई थी इनके अंदर। और क्या बता पाई है, ये तो बता दिया कि इन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो मेनली ये जो थे, ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो मेनली सबसे पहले 1898 में आ जाता है इनका मॉडल, और यही मॉडल शुरुआत में चलता भी, ऐसा नहीं कि तुरंत आता है और तुरंत फेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आता है, बहुत दिनों तक ये क्या होता है, यही मान्य होता है कि एक एटम ऐसा होगा, इसके अंदर ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से प्रोटॉन होंगे। इनके अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी प्लस माइनस ऐसा नहीं कि प्लस यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर जगह पे और माइनस पर्टिकुलर यहाँ पे रहेगा। इन्होंने किसी भी चार्ज के लिए कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं रखा था। इनके अनुसार सभी चार्जेस जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस चीज़ को हटाता हूँ, नॉट प्रेजेंट इवनली, या मास इज नॉट, ऐसे इसको साथ ज़्यादा मैटर कर लेते हैं, मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन एन एटम, ठीक है। तो मास देखो, पॉजिटिव चार्ज मतलब मास, सबसे ज़्यादा मास किसके पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास है। इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, बहुत कम है ना, तो पूरा मास किसके पास है, प्रोटॉन के पास है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास है। तो मेनली इनके अनुसार ये था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हर जगह पे फैले हुए हैं, तो इसका मतलब मास यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह बराबर होगा ना भाई, अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है। मेनली क्या है कि अगर ऐसे समझ लो कि पत्थर के टुकड़े हैं, और ये पत्थर के टुकड़े क्या हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह रखे हैं, अलग अलग जगहों पे, हर जगह पे रखे गए हैं। इनके अनुसार ये कहने का मतलब है, पत्थर के टुकड़े हैं, मान लो प्रोटॉन को पत्थर का टुकड़ा और इलेक्ट्रॉन को मान लो एक रेत का टुकड़ा, ठीक है, ऐसे समझो। तो रेत का टुकड़ा बहुत छोटा होगा, या पत्थर का टुकड़ा मतलब बड़ा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, कंकड़, समझ में आ रहा। तो इनके अनुसार एक पत्थर का टुकड़ा, एक कंकड़, पत्थर का टुकड़ा, कंकड़, पत्थर का टुकड़ा, कंकड़, और ये पूरे स्फीयर के अंदर या पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है। तो इसका मतलब हम कहीं से भी किसी भी पोर्शन पे जाएंगे तो द्रव्यमान तो हर जगह पाया जा रहा है ना, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा तो हर जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो द्रव्यमान है, एटम का जो मास है, वो हर जगह बराबर है इनके अनुसार, जबकि बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अल्फा रेस पूरी की पूरी पार हो जा रही है, अगर बीच में कहीं पर भी पॉजिटिव पार्टिकल होता तो वो क्या पार हो पाती, 99.9% अल्फा रे क्या हो गई, पार कर गई एक एटम को। इसका कारण क्या था, क्योंकि बीच में केवल मास है, वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो बीच में है, तो इमेज नहीं आया, वो जो कंकड़ है वो चारों ओर से दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन जो पत्थर का टुकड़ा है वो कहाँ पे है, बीचों बीच है। तो ये बात इनकी गलत हो गई, और ये बिल्कुल नहीं बता पाए कि कौन सा एटम कितना स्टेबल है, कितना अस्थाई है। अब अस्थाई मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें हर एक व्यक्ति रहना चाहता है, जैसे हम हैं, आप हैं, हम और आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, ये सारू। वैसे ही एटम भी है, हर एक एटम की अपनी एक स्टेबिलिटी पोजीशन होती है, वो एनर्जी के बिहाफ पे बोली जाती है कि इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, दैट मीन्स से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो कौन से एलिमेंट स्टेबल माने जाते हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस अपने आप में क्या है, स्टेबल है। मेनली वो कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, 18th ग्रुप के अंदर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ऑर्गेनसॉन, ये सब क्या है, स्टेबल एटम है, समझ में आ रहा है। तो हर एलिमेंट उन्हीं के जैसा बनना चाहता है, बट ये हर एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए कि एक एटम है तो ये कितना स्टेबल है, कितना कम है, कितना ज़्यादा स्टेबल है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताते हैं। मेनली ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब आता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि अल्फा रेस पूरी की पूरी चारों ओर से निकल जा रही है, ठीक है, तो इनसे आके क्वेश्चन पूछा जाता है
कि यार ऐसा कैसे हो गया, जब आपने ये बोला कि हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हर जगह पे है, यानी पत्थर का टुकड़ा हर जगह पे है, समझ में आ रहा है। तो ये अल्फा रेज कैसे खाली पूरा सीधा सीधा चली गई, 99.9% अल्फा रेज क्या हो गई, बाहर कैसे चली गई। आपके अनुसार तो क्या है, मास हर जगह होना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये बोल रहा है कि मास कहाँ पे है, केवल और केवल बीच में। अब मास मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कहाँ पे है, बीच में है, और लेकिन आपने तो कहा था कि हर जगह पे है, समझ में आ रहा। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुंह बंद कर लेकर अब हमको नहीं पता है, समझ में आ रहा। तो 1898 के बाद बहुत दिनों तक चला, कब तक चला, जब तक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ। फिर इनसे पूछा नहीं गया, जब इनसे पूछा गया, जब इनके पास कोई जवाब नहीं था, तब इनके मॉडल को क्या मान लिया गया, खत्म, डेड हो गया इनका मॉडल। क्लियर है बस में। मैं इतना समझाना चाहता था कि ये तुरंत धड़ाम से नहीं गिरता है, बहुत दिनों तक ये चलता है, और पहला एटॉमिक मॉडल इन्हीं का था। पहला एटॉमिक मॉडल किसका था, इन्हीं का था। समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जे थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट में क्या था और क्या उनकी कमियां थी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो अगले केस में चलते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड का अल्फा रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, बोला अल्फा रे का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। तो रदरफोर्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत फेमस था, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लेन करके चला गया। तो रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को हम तीन पहलू में लेके चलेंगे। तीन पहलू में, हाँ। सबसे पहला तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या क्या थे। फंक्शन छोड़ो, सीधा सीधा यूज क्या क्या किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया था। ओके, तो सबसे पहले हम इसके क्या देखेंगे, कंपोनेंट। इस एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट क्या थे। ठीक, अब कंपोनेंट मिल गया, कंपोनेंट मिल जाएगा, फिर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। भाई कंपोनेंट मिल गए, अब हम परफॉर्म करेंगे। तो जब परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने के बाद हम क्या देखेंगे, क्या मिला, मतलब दैट मीन्स हम क्या ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे। हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, मतलब हमने देखा तो देखने के बाद कुछ तो समझा होगा, रिजल्ट आया होगा ना कुछ। अरे मेरे सामने कुछ चल रहा है, दैट मीन्स कोई पिक्चर चल रही है, तो उस पिक्चर को मैं देख रहा हूँ तो कुछ तो समझ रहा हूँ, तो जो समझ रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। वो पिक्चर मुझे कुछ समझाना चाह रही होगी, तो वही तो कंक्लूजन होता है। मेनली यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन निकला वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को। आप लोगों को पता होगा अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब मैंने पिछले वीडियो के अंदर सब समझा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे कैलकुलेशन, कंक्लूजन। अब कंपोनेंट या बोला जाए तो फंक्शन क्या क्या थे, तो चल ही नहीं रहा। फंक्शन क्या क्या थे, कौन कौन से फंक्शन लिए गए। सबसे पहली चीज हमको पता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा रे की स्कैटरिंग की थी। अब अल्फा रे क्या होता है आप सबको पता है। अल्फा रे मतलब हीलियम पे प्लस 2 चार्ज, हीलियम पे प्लस 2 चार्ज। इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा रे से। अब ये हीलियम पे प्लस 2 चार्ज क्यों, क्योंकि अल्फा रे को जब हम लोगों ने लिया तो लेने के बाद इसका एग्जैक्ट जो मास था और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए गए वो किससे मिल रहे थे, हीलियम से, है ना। तो हीलियम प्लस 2 से मिल रहे थे, इसलिए हम लोग अल्फा रे इसको किस तरीके से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, हीलियम प्लस 2 से। मैं पुनः बता दूं, अल्फा रे मतलब अल्फा रे को लिया मैंने, अल्फा रे को लेने के बाद इसको ऑब्जर्व किया, इसका मास वास देखा। ठीक है, तो मास मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि ये जो अल्फा रे है इसके पास टोटल मास कितना है, टोटल जो इसके पास प्रोटॉन है वो कितने हैं, 2 है, और मास कितना है, 4 है। ठीक है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हुए थे, दैट मीन्स इसलिए प्लस 2 चार्ज था। और अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को देखूं तो मेनली ये तो हीलियम के जैसा हो गया, 2 4। हीलियम ऐसे ही होता है, हीलियम से भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम पे भी प्लस 2 चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स ये एकदम कोलैबोरेट कर रहा था हीलियम प्लस 2 की तरह। तो हम लोगों ने अल्फा रे को कैसे दिखाया था, हीलियम प्लस 2 से। ठीक है, अब मेनली कहानी को और आगे बढ़ाओ और यहाँ पे ध्यान देना।
मेनली फंक्शन में सबसे पहला हम लोगों को अल्फा रे निकालना था, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ी चीज़ थी अल्फा रे। तो अल्फा रे निकालने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया था? हम लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया था, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट as a source of अल्फा रे स्कैटरिंग। अल्फा रे को स्कैटर करवाने के लिए, फैलाने के लिए हमने जो सोर्स यूज किया था वो क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब हम लोगों ने जनरली देखा था यूरेनियम, इसके जगह पर रेडियम भी आएगा, पोलोनियम भी आएगा, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे जो उन्होंने यूज किया था, ठीक है। इसमें से क्या निकले थे? अल्फा रेस। अब आपको पता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उनको कहते हैं जो क्या करते हैं, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और इससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकाल के अपने आप को क्या करते हैं? स्टेबल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी निकालते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स रेस के फॉर्म में मिलती है। तो वहीं से निकल रही है अल्फा रेस। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अब क्या किया? दूसरा काम क्या किया? ये तो पहला काम हो गया कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करेंगे जहाँ से अल्फा रेस निकलेगी। दूसरा काम ये किया कि इस अल्फा रे को बहुत हाई स्पीड से किस पे फेंका? किस पे ले जाके फेंक दिया? एक बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल पे। ये सालो बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल पे, ठीक है ना। तो ठीक है, अल्फा रेस scattered or bombard at the speed 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड के अंदर कितना स्पीड थी? 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन द थीन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और इस गोल्ड फॉइल की जो मतलब थिकनेस थी वो कितनी थी? 10⁻⁻⁴ mm। बहुत ही क्या थी? बहुत ही ज़्यादा पतली थी। हाँ, इसके पिछले वीडियो के अंदर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया गया, सोने की पतली पन्नी क्यों यूज की गई। तो मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एक्चुअल में सस्टेनेबल होता है गोल्ड। यहाँ पे मेनली सबसे बड़ी प्रॉपर्टी गोल्ड लेने की ये रही कि गोल्ड जो होता है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनने की जो क्षमता होती है, और मेलिएबल स्ट्रेंथ यानी पीठ की अगर हम इसको चादर के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो उसकी जो क्षमता होती है सबसे तगड़ी होती है। किसकी? गोल्ड की। इसके अलावा अगर हम किसी को ले रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा पतला नहीं हो सकता। मतलब गोल्ड के पास मेलेबिलिटी की पावर तो बहुत तगड़ी होती है ना। मतलब इसको पीटोगे, जैसे आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि अगर मैं 1 ग्राम सोना ले लूँ, 1 से 2 ग्राम सोना ले लूँ, तो मैं लगभग 1 से 2 किलोमीटर का वायर बना सकता हूँ उसको खींच के। सोच सकते हो, समझ में आ रहा है? इतना उसके अंदर क्या है? टेंसाइल वाली प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा वो तन सकता है। वैसे ही अगर उसको पीट के मैं चादर के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एकदम तुम पीटते जाओ तो बहुत पतले चादर के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा कोई और मेटल अगर मैं लूँगा तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो मात्र गोल्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हायर मेलिएबल। ठीक है ना, समझ में आया? हायर मेलिएबल। और तीसरा क्या किया था? ZNS स्क्रीन लगाया था। ठीक है ना, ZNS स्क्रीन फिटेड अराउंड गोल्ड फॉइल टू ऑब्जर्व अल्फा रेस पार्टिकल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? तो क्या किया था? ZNS स्क्रीन फिटेड अराउंड, किसके अराउंड? गोल्ड फॉइल, thin gold foil for observe
टू पोजीशन, नहीं दिखाई दे रहा है, टू पोजीशन, एक सेकंड देंगे, ऑब्जर्व टू पोजीशन, ठीक, पोजीशन ऑफ अल्फा रेज। तो ये तो काम किया गया था, ये तो काम किया गया था इतना, ठीक है। पहला काम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया गया था ताकि अल्फा रे निकाल पाए। दूसरा, अल्फा रे को बम्बार्ड कराया गया बहुत हाईली स्पीड से, 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पतले से गोल्ड फॉइल के ऊपर, और जेटनस स्क्रीन उस पूरे के चारों ओर लगा दिया गया ताकि हम ये समझ पाएँ कि अल्फा रेज जा कहाँ रही है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिली, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए, ये पूरा क्रियाकलाप कराया। तो क्रियाकलाप से जो हम लोगों ने देखा, जो देखा, तो सबसे पहली चीज देखी, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, दैट मीन्स देयर आर नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन, कोई मुड़ाव नहीं, सीधा गुजर गए। ये गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से जितना तुमने भेजा, सपोज कर लो 20,000 भेजा, तो 20,000 का अगर 20,000 कण भेजे हैं, 20,000 किरणें भेजी हैं, तो 20,000 में से कितने कण, मान के चलता हूँ 19,900 कण गुजर गए। चलो 19,900 कह रहा हूँ मैं, 19,950 कण सीधा सीधा गुजरे। समझ में आ रहा है? 19,950 कण, ऐसे अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ कि 19,950 कण क्या हो गए, नॉट 950, 9,500। अच्छा मैं बोल गया रहा हूँ एक्चुअल में, 19,500, 20,000 कण भेजे हैं ना मैंने। अच्छा 20,000 में से 19,500, ठीक है, निकल लिए। कितने बचे, 500 बचे हैं। उसको भी छोड़ो, मैं थोड़ा और डाटा एक्सटेंड करता हूँ। 20,000 तुमने भेजे, थोड़ा सा और बढ़ाओ, 19,590 कण सीधा सीधा गुजरे। सर ये भी कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। 19,990 कण, समझ में आया? 19,990 कण सीधा सीधा गुजर गए। अब फील करो, मतलब सीधा गए, ये सीधा गए, तो मतलब 20,000 कण रेज किरणें सीधी भेजी तुमने, तो उस 20,000 में से 19,990 किरणें क्या हो गई, सीधा गुजर गई। मात्र 10 रेज जो थी वो क्या हो रही हैं, उनके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, बाकी जो जैसे आई थी वैसे ही सीधा निकल ली, पीछे आगे पीछे उछे नहीं मुड़ी, उनके अंदर कुछ नहीं, सीधा चल रही थी सीधा, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ नहीं आया? जैसे थी वैसे ही निकल ली। तो मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पार्टिकल पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, स्ट्रेट, देयर आर नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, अप्रॉक्स 99.9% अल्फा रेज पार्टिकल passed without deflection। ठीक, बिना डिफ्लेक्शन के ये लगभग 99.9% पार्टिकल, अल्फा रेस पार्टिकल गुजर गए, सीधा निकल गया। ठीक है, तो इससे पता क्या चला, इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे क्या पता चला, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द आइटम इज एम्प्टी। सीधा मतलब है भाई, अगर कोई होता, मेनली अल्फा रेज क्या है, इट इज अ हीलियम+2, यानी ये भी पॉजिटिव पार्टिकल है। ये पॉजिटिव पार्टिकल गया तो कोनो तो होना चाहिए था जो इसको रोक पाता, कुछ नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया उस एटम के अंदर। कोई रोकने वाला होता ना, अच्छा ये रुकता कैसे सर, दो चीज़ों से रुक सकता था, या तो इसके सामने बहुत बड़ा चट्टान खड़ा कर देते, यानी कोई मैसिव पार्टिकल रख देते, या सीधा सीधा मतलब कोई ऐसा पार्टिकल रखते, या कोई ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान, भार होता, तो अपने भार के कारण उसको रोक लेता, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं रोक पाता, ठीक है, तो अगर उसके पास चार्ज होता तो भी रुक जाता। मान लो उस पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए था, चार्ज। और हम तो ये जानते थे ना कि मेनली एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है, एटम के अंदर, एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है। तो आखिर वो चार्ज पार्टिकल कहाँ गए? आखिर हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि अभी जस्ट थॉमसन साहब ये बोल रहे थे कि हर जगह पे चार्ज पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आखिर वो चार्ज पार्टिकल है कहाँ, आखिर क्यों? ये हीलियम+2 यानी अल्फा रे सीधा सीधा चली जा रही है, मोस्ट ऑफ, ये भी नहीं थोड़ा मोड़ा,
समझ में आ रहा है? 20,000 अगर तुमने कण डाले तो उस 20 किरणें डाली तो उस 20,000 में से 19,990 किरणें निकल ली। दैट मीन्स बहुत सारा ह्यूज पार्ट सीधा सीधा चली जा रही है, किससे? एक एटम से होते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मैक्सिमम किरणें क्या हो गई? सीधा सीधा गुजर गई। ठीक है, सीधा सीधा निकल गई। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकला कि हमारा जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा जो पोर्शन है वो क्या है? खाली है। ठीक है ना, बहुत बड़ा स्पेस क्या है? खाली है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखना, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई? दूसरी ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने ये देखा कि ठीक है बहुत सारी तो निकल गई, लेकिन उसमें से जो 10 किरणें बची है ना अभी मेरे पास, उन 10 में से कुछ किरणें ऐसी थी, उन 10 में से कुछ ऐसी थी जो क्या हो रही थी? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, दैट मीन्स फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अब ये क्या बोला सर? मतलब ये देखा गया कि थोड़ी सी रेज, और वो भी कहाँ की रेज? जो कहाँ पे जा रही है? बीच में। कहाँ पे जा रही है? बीच में। ठीक है, वो जब थोड़ा सा इसके पास जाती है तो हल्का सा ये क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हल्का सा क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट। कहाँ पे? जब बीच में जा रही है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, तब ये डिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला सेकेंड ऑब्जर्वेशन से हमको जो कंक्लूजन नज़र आया वो ये नज़र आया कि बीच में कुछ तो है। ठीक है, बीच में कुछ तो है। यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि देयर आर सम या देयर आर पॉजिटिवली चार्ज particle in the center of the atom। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो तभी हो सकता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव इसके ऊपर 2+ चार्ज है, तो ये 2+ वाला तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब आगे भी प्लस वाला है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस वाले को प्लस ही दूर भगा सकता है, माइनस वाला तो खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो प्लस वाले को प्लस ही दूर भगा सकता है। इन दूसरे वाले से ये पता चला कि ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये एहसास हुआ कि बीच में कुछ तो है, और वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ है, टकराया नहीं है। जाने के बाद हल्का सा उसके जब नज़दीक से गुजरा है तो डिफ्लेक्ट हुआ है, और वो भी बहुत बड़े एंगल से नहीं, छोटे एंगल से। दैट मीन्स ये पता चल रहा है कि बीच में कुछ तो है। ठीक है, तो पहले से क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है? एम्प्टी है। सेकंड से ये पता चला कि कुछ तो है, कहाँ पे? बीच में, और वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कुछ तो है जो धनावेशित है, और कहाँ है? एटम के सेंटर में है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से ये तो पता चल ही गया। अब कुछ तो है बोलने का फर्क पड़ेगा, पहले ही सब एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, कि कौन होगा आखिर वह? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा ना, बस बात खत्म। तो यहाँ पे सस्पेंस नहीं रखना है मुझे, बशर्ते अगर आप सस्पेंस में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप तब पढ़े नहीं है। क्योंकि गोल्डस्टीन साहब ने पहले ही बोल दिया। अच्छा, हम बता रहे हैं कि एटम के अंदर कुछ तो है। अब क्या कुछ तो है? हमको पता 2 ही पार्टिकल है, एक ठो माइनस एक ठो प्लस। अब ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, मुड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस वाला होगा। आखिर होगा कहाँ? अगर सब चलिए गए तो फिर कौन है तब एटमों के अंदर? तब तो दोनों फेल हो गया। जे थॉमसन साहब ने बोला इलेक्ट्रॉन होता है, और गोल्डस्टीन साहब ने बोला कि प्रोटॉन होता है। यहाँ देख रहे हैं कौन नहीं यार, तो पहिलका वाला ये बोला है कुछ है ही नहीं है। पहले वाले में तो ये पता चल रहा है कि कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? दूसरे वाले से थोड़ा सा राहत मिला कि हाँ कुछ तो है।
पहला वाला तो ये बता रहा है कुछ खाइए नहीं, एटम तो पूरा खाली है, समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरे वाले से क्या पता चला, नहीं कुछ तो है, तो थोड़ा सा राहत मिल रही है। नहीं तो वो 2 एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे, 2 डिस्कवरी की गई थी, वो तो हमको देख रहे हैं अंधेरे में नजर आ रही है। या तो रदरफोर्ड साहब गलत है या तो वो दोनों लोग गलत हैं। पहले वाले से अगर देखा जाए तो पहले वाले से ही तो नजर आ रहा है पूरा एटम में खाली है, क्लियर है। लेकिन दूसरे ने बोला कुछ तो है, और एक कुछ तो है राहत देता है, ठीक है। अब थर्ड में क्या हुआ, थर्ड वाले ने हमको पूरा राहत दे दिया। थर्ड वाले ने क्या दे दिया हमको, पूरा राहत, फतेह अली खान दे दिया हमको। अब देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि उन 10 में से मैंने देखा कि कुछ जैसे 7-8 तो निकल ली, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट हुए, लेकिन एकाध दो ऐसी रेज निकली जो ऐसी थी कि बीच में जाने के बाद पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे तो थोड़ा से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई है ना, लेकिन वो 1-2 जो ऐसी थी वो कैसा डिफ्लेक्ट हुई, पूरा का पूरा बड़े एंगल पे, लार्ज एंगल पे क्या हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। वहाँ से हमारे अंदर एक खुशी आई, एक खुशी दौड़ी कि हाँ यार, जो हमने समझा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो है, वो कहीं है, कहीं भागा नहीं, वो है, लेकिन कहाँ पे, एकदम बीचों बीच है। क्लियर है, जैसा नो। तो थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन को लिखा जाए, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को ख़त्म कर देता हूँ। फंक्शन 3 है हमारे पास। अल्फा रेज चाहिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाया। दूसरा क्या किया, उस अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पे किया। क्यों किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल ज़्यादा मेलिएबल है, उसके अलावा कोई ऐसा मेलिएबल नहीं कि उसको हम एकदम पतले फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। अब आपके मन में ये भी चलना चाहिए कि सर उसको पतले फॉर्म में क्यों किया, ताकि हम उसको एटॉमिक लेवल पे ला सकें। समझ में आ रहा है। अगर हम उसको पतला नहीं करेंगे तो उसके एटम हमको दिखाई देंगे, उसके एटम मिलेंगे, इसीलिए हम लोगों ने बहुत पतला रखा है। समझ में आया ना, ठीक है। हम एक एटॉमिक लेवल पे काम कर रहे हैं ना, हम एक एटम के अंदर का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और एक क्या बोलते हैं, एक एटम को अकेले हम नहीं ले सकते थे, इसलिए हम लोगों ने गोल्ड फॉइल को एकदम पतला कर दिया ताकि वो एकदम एटम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया। और तीसरी बात, बहुत हाई स्पीड से भेजा था, बहुत हाई स्पीड से। याद रखिएगा, स्पीड का आगे हम लोग एक और टॉपिक में काम लेंगे, यूज लेंगे। और इनके ऑब्जर्वेशन को कि क्या हो रहा है आगे, यानी इसको पार जा रही हैं तो कैसे काम कर रही है, इसके लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, ZNS स्क्रीन। क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। कैसा नो, इट इज़ अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, ZNS इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, और इसके द्वारा जो स्क्रीन बनी है उसको हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन क्या की कि जब ये पूरा फंक्शन स्टार्ट हुआ, परफॉर्म किया गया, तो मेनली सबसे ज़्यादा रेज जो थी वो सीधा सीधा निकल गए बिना डिफ्लेक्शन के। उसके बाद इससे ये पता चल गया कि ज़्यादातर पार्ट जो है एटम का वो क्या है, खाली है। और कुछ ऐसी रेज थी जो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, बहुत बड़े एंगल से नहीं, छोटे एंगल से, जिससे ये हमको पता चला कि कुछ तो है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और तीसरे वाले से क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो इतना पहले हम नोट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। मेनली हम फंक्शन को बस हटा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन रहने देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो मेनली थर्ड पोर्शन पे अगर तीसरे नंबर का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि वेरी फ्यू समझ रहे हैं ना, एकाध दो, ठीक है ना। वेरी फ्यू यानी एकाध दो रेज डिफ्लेक्ट विथ वेरी लार्ज एंगल, ठीक है। when it's going towards the center of atom, ठीक है। कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हमारा एटम है, इसका पॉजिटिव चार्ज, ये बीचों बीच सेंटर है, तो ऐसा कुछ हुआ। जैसे गई ये 180 के एंगल पे क्या हो गई, ये वापस आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा लगभग क्या मिलेगा आपको, 180। सही में आ रहा है, मतलब इतना भयंकर था कि जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई। क्लियर, ठीक है। या कुछ ऐसी भी थी कि ऐसे गई, नहीं थीटा 180 हुआ तो ऐसे आ गई। यहाँ पे 180 तो नहीं बना, बट 180 से थोड़ा सा कम बना, ठीक है, इतने पे। यहाँ पे 180 वगैरह तो नहीं बन रहा था,
यहाँ पे बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे। क्लियर, हाँ या ना? यहाँ पे डिफ्लेक्शन देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत तगड़ा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन था। इस तरीके की कहानी हुई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भैया जो एक एटम का मास है और जो उसका टोटल चार्ज है वो कहाँ पे होता है? उसके सेंटर पे होता है। अब आप कहेंगे सर चार्ज समझ में आ रहा, हाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डिफ्लेक्ट हो गई, मास क्यों बोला? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज जहाँ वहीं पे तो मास, इलेक्ट्रॉनों के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है। इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ मास है? इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम मास है, हाँ या ना? तो इससे ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ लाई कर रहा है? सेंटर पे, एटम के सेंटर पे लाई कर रहा है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जो मास और चार्ज दोनों के दोनों है वो कहाँ पे है? सेंटर पे है। ठीक है, कंक्लूजन ये निकला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एटम situated at the center of that atom। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया और बहुत बड़ी बात है, और इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसी को क्या बोला गया बाद में? न्यूक्लियस। इसी को न्यूक्लियस बोल दिया गया। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस वो पोजीशन है एटम की जहाँ पे पूरे एटम का मास और पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लियर है? तो 3 ऑब्जर्वेशन, तीनों से रिजल्ट मिले, तीन कंक्लूजन भी निकाल दिए ना मैंने। 3 हुआ। सबसे पहले इससे क्या ऑब्जर्व किया गया? बहुत सारी रेज निकल गई। दूसरे से पता चला कि कुछ ही रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं। पहले से पता चला कि बहुत सारी रेज निकली, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। दूसरे से पता चला कि थोड़ी सी रेज डिफ्लेक्ट हो रही है। तीसरे से पता चला कि एक आध दो ऐसी रेज पूरा डिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे वहीं पे उसका मास है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है? उसके न्यूक्लियस पे। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको तीनों बातें समझ में आ गई, तीनों ऑब्जर्वेशन, तीनों कंक्लूजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेरे ये कंक्लूजन है। मेरी देखिए ना प्रॉब्लम ये रही है कि मैं इंग्लिश जो लिखता हूँ से एक मैं अस्पष्टता बोल दूँ, ज़्यादा मैं इसमें घुमाने फिराने वाला काम नहीं करूँगा। मैं बिलोंग करता हूँ हिंदी मीडियम से, ठीक है, बट चूँकि हमको पता है कि चीज़ें कैसे रन कर रही हैं, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को इस फील्ड में डाला कि मेनली हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या प्रयास करते हैं इंग्लिश में। चूँकि मैं ऐसा वो नहीं लेके चलता हूँ कि नहीं मैं एग्जैक्ट लिखवा रहा हूँ। मेनली हम एक बिगिनर हैं और उसी बेसिस पे काम करते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, तो मुझसे बहुत सारी इंग्लिश में मिस्टेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेनली मेरा पर्पज होता है ना सिर्फ और सिर्फ समझाना। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जो गलत है, उसको आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी इसको सही कर लें और मुझे बता भी दें। ओके, बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है भैया वो ब्रह्मा जी का लिखित है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और ना ही वो गलत है, उसको कोई गलत भी ठहरा नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने वो गलत नहीं होगा, लिखी हुई चीज़ें एक आध दो मिस्टेक हो सकती हैं। ओके, ठीक है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है और विनम्र निवेदन है कि मिस्टेक हो अगर हमसे तो बता दें। बाकी आपको भी पता है कि हम सीखने के लिए आए हैं और सिखाने के लिए, बस यही मेरा मोटिव है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये सब ऑब्जर्वेशन किया, कंक्लूजन निकला, और कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड साहब ने क्या किया 1908 में ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। कब ये किया था? 1908 में। ठीक है, बाद में 1911 तक ये पूरा का पूरा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, प्रमाणित भी हो गया, आइडेंटिफाई भी हो गया, और उन्होंने एक मॉडल भी प्रस्तुत किया। तो मेनली इनके मॉडल के थ्रू हुआ क्या, तो कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है, इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बीचों बीच है। ठीक है ना, और इस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? इस पोर्शन को हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक।
और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? कक्षाएं। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और दूर दूर रहते हैं, बहुत नज़दीक नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका मॉडल था। इनके मॉडल को हम डीप में और भी समझेंगे, ठीक है। मेनली इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि रदरफोर्ड साहब का जो स्टेटमेंट रहा है या मॉडल रहा है, उसमें ये बोला गया है कि सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट थी वो देख लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब की जो स्टेटमेंट रही है वो सबसे पहली स्टेटमेंट ये रही है कि एटम, देखिए अभी भी मतलब बात मान रहा है कि हाँ एटम अभी भी सर्कुलर है, एटम इज सर्कुलर शेप, ठीक है ना, या स्फेरिकल शेप, नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल शेप, ओके। तो एटम इज इन द स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप, पहली बात। दूसरा, टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज lie in the small space called न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि जो टोटल मास और टोटल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम लाई इन द स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। थर्ड बात, थर्ड पॉइंट जो था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं, या इसी को हम लोग सेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेल। तो सर्कुलर कक्षाएं बनी हुई हैं, वृत्तीय कक्षाएं बनी हुई हैं, उनके अंदर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, इस मॉडल के अनुसार इन्होंने पहली बार बताया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं। थॉमसन साहब का जो मॉडल था उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके अनुसार जो चार्जेस हैं वो एक जगह पे धसे हुए हैं, मतलब रुके हुए, स्टैटिक मॉडल था उनका। इनका स्टैटिक मॉडल नहीं था। दैट इज द डायनामिक मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो याद रखिएगा चौथे पॉइंट पे, या नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बेटर रहेगा, नोट करके लिखिएगा कि जे थॉमसन साहब ने जो एटम का मॉडल दिया था, या इतना खींचने से बढ़िया है डायरेक्ट लिख दो, जे थॉमसन साहब ने स्टैटिक मॉडल दिया था एटम का, जिसका अर्थ था कि चार्जेस मूव नहीं करते हैं, वो रुके रहते हैं। बट रदरफोर्ड ने डायनामिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर, या इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ दिखाया, ठीक है ना, घूमता हुआ दिखाया, ठीक है। ये फर्क है जे थॉमसन और
रदरफोर्ड के मॉडल का। क्लियर है? तो जे थॉमसन साहब ने स्टैटिक दिया था, कैसा दिया था? स्टैटिक, जबकि इनका जो मॉडल था वो कैसा था? इनका जो मॉडल था डायनामिक था। डायनामिक मतलब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप ये तीनों बातें समझ में आ गई कि एटम क्या है, स्फेरिकल शेप में है और मोस्ट ऑफ चार्जेस कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? बाहर घूम रहा होता है, न्यूक्लियस की चारों कक्षाएं बनी होती है उनमें घूम रहा होता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ से समझ लीजिएगा कि कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि जब अल्फा रे पार्टिकल थे, जब निकले वो, ठीक है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन तो था ना, मान लेते हैं कि बीच में पॉजिटिव चार्ज था लेकिन बाहर तो इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन ने क्यों नहीं इसके ऊपर इफेक्ट डाला? समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ने उसके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं डाला? तो इसका कारण है, इसका बहुत छोटा सा कारण है। सबसे पहला और बेसिक, एक सेकेंड, सबसे पहला कारण ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, हद से ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, भले उसके ऊपर चार्ज क्या है, भले उसके ऊपर चार्ज बहुत क्या बोलते हैं, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो, लेकिन हद से ज़्यादा क्या होता है? वो छोटा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप हीलियम का पार्टिकल या अल्फा रेज पार्टिकल की बात कर रहे हो, वो पार्टिकल बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है? अब मेनली तुमको मैं समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे से समझना। वो बड़ा है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। यस और नो, है कि नहीं है? अब मेनली ऐसे समझ लो कि ये जो अल्फा रे पार्टिकल है ये एक चुंबक है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक चुंबक है, दोनों चुंबक है। अब ये वाला जो चुंबक है एक तो बड़ा है, क्या है? बड़ा है, यानी जो अल्फा रेज पार्टिकल गया हीलियम +2 वाला पार्टिकल वो बहुत बड़ा चुंबक है, और जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है वो क्या है? बहुत छोटा है। समझना ध्यान से। अब हुआ क्या कि इधर से जो निकल रहे हैं ये वाले जो पार्टिकल हैं, जब जा रहे हैं ऐसे निकल रहे हैं तो इनकी स्पीड बहुत तगड़ी है, 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। भाई बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। और यहाँ पे एक चुंबक रखा हुआ है, तो एक बात बताओ, ये जब जाएगा इधर से तो क्या ये चुंबक इसको पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा? इसकी स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा है। एक तो बहुत बड़ा है ये, और दूसरा ये क्या है? बहुत छोटा है। और इसकी स्पीड देखो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, मतलब अभी पलक झपकाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी सोचेगा क्या पहुँचे तब तक निकल लिया। समझ पा रहे हो? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मान लो ठीक है हो जाता, वो भी हो जाता, लेकिन अगर ये जो छोटे छोटे हैं ये बहुत दूर दूर फैले हैं ना, ये जो चुंबक के पार्टिकल है बहुत दूर दूर फैले हैं। अगर ये सब के सब एक पास रहते तब इनके पास से अगर कोई रेज निकलती तो क्या कर देते? तुरंत पकड़ लेते, क्योंकि बहुत बड़ा, मतलब इनका भी साइज बड़ा हो जाता। लेकिन सब के सब क्या है? दूर दूर फैले हैं। समझ में आ रहा है? तो एक तो अल्फा रेज की स्पीड बहुत तगड़ी थी और दूसरा इलेक्ट्रॉन का साइज अपने आप में क्या था? बहुत छोटा था। तो इसीलिए इन लोगों ने अल्फा रेज के ऊपर कोई भी क्या नहीं डाला? इफेक्ट नहीं डाला। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भले ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले थे और इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं डाल पाए। क्लियर है? तो आई होप आपको रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकले, क्या क्या बातें हम लोगों ने सीखी, ये समझ में आ गया होगा। अब इस बातों को अपने अंदर समाहित कर लें, क्योंकि अगले क्लास में फिर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।